नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। लाख टके की बात हो चली है। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और महासंग्राम 2022 का आगाज हो चुका है। चुनाव आयोग ने यूपी, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। तारीखों का ऐलान होते ही आज से यूपी, उत्तराखंड समेत इन सभी 5 राज्यों में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई। यूपी में 7 चरणों में चुनाव होगा। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होगा, तो 7वां और अंतिम चरण 7 मार्च को है। 7 मार्च को आखिरी चरण में वोटिंग होगी। 10 मार्च को काउंटिंग होगी और इसी के साथ इन 5 राज्यों में कौन सरताज बन रहा है, किसके सिर पर ताज सजेगा, ये साफ हो जाएगा। 10 मार्च को काउंटिंग 5 राज्यों में होगी। Total 7. All the 5 states combined together will be completed in 7 phases. The first phase of Uttar Pradesh, the issue of notification is 14 January. Last date of nominations 21st January. Scrutiny of nominations 24th January. Last date of withdrawal of candidature 27th January. And date of poll 10th February 2022. Let us come to the second phase, which is a very important phase. In second phase, we will be covering 4 states. Uttar Pradesh second phase, Punjab in 1 phase, Uttarakhand in 1 phase, Goa in 1 phase. So Uttar Pradesh, Punjab, Uttarakhand and Goa. In second phase, Punjab, Uttarakhand, Goa will be over. So on 7th March, all polling will be over and the date of counting is 10th March 2022, that is Thursday. और चलिए अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से 7 चरणों में वोटिंग होगी, कौन कौन सी तारीख को वोट डाले जाएंगे। तो सबसे पहला फर्स्ट फेज 10 फरवरी को वोट कास्ट किया जाएगा और दूसरे फेज में 14 फरवरी को वोटिंग होगी। और वहीं तीसरे फेज की अगर हम बात करें तो तीसरे फेज में 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे उत्तर प्रदेश में। वहीं चौथे फेज में 23 फरवरी को वोटिंग होगी। 5वें फेज की बात की जाए तो ठीक 4 दिन बाद 27 फरवरी को 5वें फेज में वोटिंग होगी। छठे फेज की बात की जाए तो ये मार्च के महीने में 3 तारीख को छठे फेज में वोट डाले जाने हैं। वहीं 7वां और अंतिम चरण का जो मतदान होगा वो 7 मार्च को होगा और उसके बाद 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी। अब सवाल है कि अलग अलग तारीख को जो वोट डाले जाएंगे तो पहले फेज में कुल कितनी सीटों पर मतदान होगा, कौन कौन से कितने जिले होंगे। तो पहले फेज में 10 फरवरी को जब वोट डाले जाएंगे उसमें 58 सीट और ये 58 सीट 11 जिलों के हैं। दूसरे चरण में जब वोटिंग होगी 14 फरवरी को और इसी दिन दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान ही 3 दूसरे स्टेट्स में भी वोटिंग होनी है। पंजाब में होना है, उत्तराखंड में होना है, गोवा में होना है। और उत्तर प्रदेश में 14 फरवरी को 55 विधानसभा सीटों पर जो कि 9 जिलों में है उस पर वोट डाले जाएंगे। और तीसरे फेज में 20 फरवरी को उत्तर प्रदेश में वोटिंग होगी जिसमें 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और ये 59 सीट 16 जिलों की है। अगले चरण की बात कर लेते हैं, चौथे चरण की बात करते हैं। 23 तारीख को वोट डाले जाएंगे चौथे चरण में और 60 विधानसभा सीटों के लिए यहां पर जो मतदाता हैं वो उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर देंगे। 9 जिलों की ये 60 सीटें हैं। 5वें चरण में 27 तारीख को वोट कास्ट होगा और 27 तारीख को 60 विधानसभा सीटों पर जो कि 11 अलग अलग जिलों की हैं इन पर वोट कास्ट होना है। अब बात छठे चरण की कर लेते हैं। छठे चरण में 3 मार्च को 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और ये जो 57 सीट है ये 10 जिलों की सीटें हैं। और 7वां अंतिम चरण 7 मार्च को वोटिंग होगी। 54 सीटों पर वोटिंग होगी। 9 जिलों की ये 54 सीटें हैं जिस पर वोट कास्ट किए जाने हैं। 2017 में भी 7 चरणों में ही मतदान हुआ था। 2022 में भी इन्हीं 7 चरणों में मतदान हो रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन से चरण में जो जिले हैं, कौन कौन से अहम जिले हैं जिसमें वोटिंग होनी है। तो पहले चरण 10 फरवरी को जो ये जिले आपको दिख रहे हैं इसमें जो मुख्य है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा। पहले फेज में इन जगहों पर वोटिंग होनी है। इनमें से ज्यादातर सीटें बीजेपी के ही पास है और यहां पर मुकाबला बहुत तगड़ा है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि किसान आंदोलन के दौरान किसानों के मुद्दे को लेकर जाट नाराज है। दूसरे चरण की बात कर लेते हैं। 14 फरवरी सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल की ये सीटें हैं। बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर यहां पर वोटिंग होनी है और यहां ये भी पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटें हैं। तो वहीं पर तीसरा चरण
तीसरे चरण में जिन जिलों पर वोट कास्ट किया जाना है उसमें कासगंज है, हाथरस है, एटा है, फिरोजाबाद है, मैनपुरी है, फर्रुखाबाद है, कन्नौज है, इटावा है, औरैया है। ये वो जगह है जहां पर बीजेपी को पिछली बार अच्छी खासी सीटें मिली थी, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि मुकाबला बहुत कड़ा होने जा रहा है। और चौथे चरण में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा, तो इस क्षेत्र में चौथे चरण में वोटिंग होनी है। पांचवें चरण में बहराइच, श्रावस्ती, ये मुख्य जिले हैं जहां पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, अमेठी, अयोध्या पर तो सबकी निगाह टिकी हुई है। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट, प्रयागराज, तो इन जगहों पर पांचवें चरण में वोट कास्ट किए जाने हैं। छठे चरण की बात कर लेते हैं। 3 मार्च को वोटिंग होगी और छठे चरण में बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है, बरेली है, बस्ती है, तो संत कबीर नगर है। इन जगहों पर छठे चरण में वोट कास्ट किया जाएगा और अंबेडकर नगर, देवरिया भी है। और अब चलिए आ जाते हैं 7वें चरण की बात कर लेते हैं। वाराणसी जो वीवीआईपी क्षेत्र है वहां पर 7वें चरण में वोट कास्ट किया जाना है। जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, ये 7वें चरण में जो कि वीवीआईपी विधानसभा सीट आप कह सकते हैं, एरिया कह सकते हैं, 7वें चरण में इन जगहों पर वोटिंग होनी है। तो ये एक तस्वीर आपके सामने 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की हमने रखी है सिलसिलेवार तरीके से। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया और कहा कि बीते 5 सालों में बीजेपी की सरकार ने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है और इसी काम के दम पर सरकार में हम एक बार फिर से आएंगे। ये दावा किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने कि 10 मार्च 2022 जब मतगणना होगी तो बीजेपी फिर से यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की जनता के हितों के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः बनेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो तारीखों के और नए नियमों के ऐलान के बाद अलग अलग राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आ रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि 10 मार्च को बीजेपी की विदाई तय है, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है। पार्टी को हटाने के लिए 10 मार्च भारतीय जनता पार्टी का विदाई का दिन होगा। इन्होंने पिछले 4.5 साल में न अपना संकल्प पत्र पूरा किया है, जो वादे किए हैं थे जनता को, वो वादे नहीं पूरे किए। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए तैयार है। हर वर्ग के लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। वर्चुअल रैली का क्या विकल्प होगा सर? कई सारी बंदिशें भी हुई हैं, वर्चुअल रैली इंपॉर्टेंट है, आप खुद टेक्निकल आदमी हैं, तो क्या रास्ता अख्तियार करेंगे? जहाँ तक वर्चुअल रैली के लिए जो इलेक्शन कमीशन ने नियम बनाए हैं, उन सभी नियमों का पालन समाजवादी पार्टी करेगी और कोशिश करेगी वर्चुअल रैलीज के माध्यम से, वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जनता तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचने की कोशिश करेंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सक्षम भी हैं, लेकिन और दल ऐसे भी हैं जो वर्चुअल रैलीज नहीं कर पाएंगे या इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास नहीं है कि वर्चुअल रैलीज कर सकें। कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को उन दलों के बारे में भी सोचना चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग के जो भी निर्देश हैं, हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी के नाते हमारी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, हम निर्वाचन आयोग के हर निर्देश का पालन करेंगे और उस पालन के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। श्री अखिलेश यादव जी बेचैन हैं, उनकी पराजय सुनिश्चित है। इस बार वो लगातार चौथी हार का सामना करने के लिए तैयार बैठे हैं और जो उनकी स्थिति 2017 में थी, वह स्थिति भी अगर वो बचा लेंगे तो मैं समझता हूँ कि वह उनकी बड़ी उपलब्धि होगी।
तो उत्तर प्रदेश में मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही नजर आ रहा है, लेकिन इसी बीच अध्यक्ष बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि 5 साल में जनता ने देखा योगी सरकार का कामकाज और इसी के आधार पर योगी मोदी पर भरोसा जताते हुए एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी जो है वो जीत हासिल करेगी, सरकार बनाएगी। जनता जनार्दन से अपील करता हूं कि इस चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, क्योंकि चुनाव महत्वपूर्ण है इस बार का, क्योंकि एक ईमानदार नेतृत्व कर रहा है, एक संत के रूप में इस देश राज्य का नेतृत्व कर रहा है, आदरणीय योगी जी नेतृत्व कर रहे हैं। इसलिए जनता जनार्दन, ये चुनाव स्वयं जनता जनार्दन इस बार से लड़ेगी, इसलिए चुनाव महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है, जनता के बीच में जाएंगे और हमें भरोसा है जनादेश हमें मिलेगा। जिस तरह सरकार के दमन के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुकाबला किया है, किसान, नौजवान, गांव, गरीब, खेत, कल्याण के मुद्दों को लेकर सड़कों पर संघर्ष किया है, सदन में भी सड़क पर भी, हमें भरोसा है कि 2022 में कांग्रेस सरकार बनाएगी। जो हमने प्रतिज्ञा ली है, किसानों का कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ, 400 रुपया गन्ना किसानों को देंगे, 2500 रुपये में गेहूं और धान खरीदेंगे, इंटर पास लड़कियों को एंड्रॉयड फोन, ग्रेजुएट करने वाले लड़कियों को स्कूटी, और खासकर 40% टिकटों में बागदारी, कोई भी बीमारी हो 10 लाख रुपए का इलाज सरकारी, 20 लाख सरकारी नौकरी, और संविदा कर्मी और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करने वालों को विनियमितीकरण, आशा और आंगनबाड़ी को 10,000 मानदेय, नदियों पर, नालों पर, मिट्टी पर, बालू पर निषाद भाइयों को अधिकार देंगे। तो बड़े बड़े वादों के साथ सभी राजनीतिक दल ये दावा कर रहे हैं कि उनकी ही सरकार बनने वाली है। 10 मार्च को जब काउंटिंग होगी तो उन्हीं की सरकार बनेगी, ये तस्वीर साफ हो जाएगी। और इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया कि आज चुनाव आयोग द्वारा 5 राज्यों के चुनावों की घोषणा की गई है। विधानसभा चुनाव के एक प्रदेश के विकास और समृद्धि के साथ साथ सशक्त राष्ट्र के स्तंभ भी होते हैं। मैं इन सभी राज्यों की जनता से प्रदेश की प्रगति और देश की उन्नति में योगदान देने वाली सरकार चुनने की अपील करता हूं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि प्रचंड बहुमत से सरकार जरूर बनेगी बीजेपी की। एक बार फिर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पुनः जनता का आशीर्वाद मिलेगा। बीजेपी प्रचंड बहुमत से सत्ता में लौटेगी और सेवा एवं विकास के कार्यों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी ट्वीट किया। उन्होंने क्या लिखा ये आपको दिखा देते हैं। मायावती ने ट्वीट किया कि यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा आम चुनाव हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज तिथि की घोषणा का स्वागत है। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आयोग ये चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुचारू व शांतिपूर्वक कराने की अपनी जिम्मेदारी को जन आकांक्षाओं के अनुरूप ही पूरी मुस्तैदी से निभाएगा। आचार संहिता लागू होने का असर भी दिखने लगा है। जो बड़े बड़े होर्डिंग्स, बैनर्स अलग अलग पार्टियों के लगाए गए थे, उन्हें हटाने का काम शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें आपके सामने आगरा बाराबंकी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पोस्टर हटाओ अभियान में प्रशासन जुड़ चुका है। ललितपुर की तस्वीर भी आपके सामने है, देख रहे हैं आप। उन्नाव हो, बागपत हो, जौनपुर हो, कासगंज हो या अमरोहा हो, हर तरफ से तस्वीर आ रही है। अलग अलग राजनीतिक दलों के जो पोस्टर, बैनर लगाए गए थे, उन्हें प्रशासन की तरफ से हटाने का काम नगरपालिका के कर्मचारियों ने शुरू कर दिया है। और चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव प्रचार को भी तेज करने की कवायद शुरू हो चुकी है। कोविड प्रोटोकॉल की वजह से इस बार डिजिटल प्लेटफॉर्म बेहद अहम है। बीजेपी ने सोशल मीडिया माध्यम से रैलियां करने की योजना बना ली है। इसके लिए यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी ने इस बार कई आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने का फैसला लिया और साथ ही अपने इस पूरे तंत्र को मजबूत भी किया है। वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सोशल मीडिया सेल में वॉर रूम बनकर तैयार हो चुका है। सभी जिला कार्यालयों में वर्चुअल रैली का सेटअप भी तैयार हो चुका है।
तो बीजेपी ने भव्य तैयारी की है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने एक बड़ा सेटअप बनाया है, न सिर्फ जो प्रदेश के मुख्य कार्यालय हैं बल्कि अलग अलग जिलों में भी सेटअप तैयार है और वर्चुअल माध्यम से बीजेपी चुनाव प्रचार का आगाज जोर शोर से करेगी। वहीं कांग्रेस का यह दावा है कि उन्होंने भी तैयारी कर रखी है और कांग्रेस ही पहली पार्टी है जिसने फिजिकल रैलियों की जगह पर वर्चुअल रैलियों की बात कही थी, छोटी छोटी सभाओं की बात कही थी। इधर चुनाव आयोग के ऐलान पर हरीश रावत ने खुशी जताई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन, उन्होंने कहा कि हर नियम का पालन होगा और उनकी पार्टी उन सभी नियमों को मानेगी जो कि सभी के लिए लागू होंगे। हरीश रावत ने कहा कि 10 मार्च का दिन बीजेपी की विदाई का दिन है और जल्द ही उम्मीदवारों का भी ऐलान किया जाएगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। हमारे साथ पूर्व सीएम हरीश रावत हैं और जो इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भी है। सर, 14 तारीख को उत्तराखंड वोट करेगा। 14 फरवरी को उत्तराखंड वोट करेगा और भाजपा की विदाई को सुनिश्चित करेगा। हम इससे आह्लादित हैं, लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे और मैं कहना चाहता हूं, हुर्रा इलेक्शन कमीशन और हुर्रा उत्तराखंड। आइए मिल करके, भाजपा जिसने उत्तराखंड के विकास को अवरुद्ध कर दिया, जन कल्याण को अवरुद्ध कर दिया और राज्य के अंदर एक कुशासन और कुव्यवस्था थोपने का काम किया 5 सालों के अंदर, अब उसकी विदाई की बेला आ गई है। आओ मिल करके काम करें उस दिशा में। 21 को नॉमिनेशन होना है, 21 नॉमिनेशन शुरू होगा। टिकट कब तक डिक्लेयर होंगे? हम बहुत जल्दी कर देंगे। हमने अपना काम करीब करीब पूरा कर रखा है और हम दूसरे राजनीतिक दलों की रणनीति देख करके और हम 45 मामलों में हम डिसाइड कर चुके हैं, बल्कि समय आने पर जैसे सेंट्रल इलेक्शन कमेटी बैठ जाएगी तो कुछ कैंडिडेट्स को जो है बता भी दिया जाएगा कि आप तैयारी। रैलियों पर पाबंदी रहेगी। अभी हम हर तरीके की उस कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करेंगे जो सबके ऊपर समान रूप से इन्फोर्सेबल होगा। यहाँ बंगाल नहीं दोहराया जाएगा, इसकी मुझे उम्मीद है। और बंगाल में जिस तरीके से रूलिंग पार्टी ने इलेक्शन के नियमों की धज्जियां उड़ाई थी, कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई थी, वो उत्तराखंड में नहीं होगा। सबके लिए जो एक नियम होगा। कांग्रेस तारीखों के सामने आने के साथ ही सभी राजनीतिक दलों ने अपने अभियान को तेज कर दिया है। तो यहां पर न्यूज 18 ने भी लखनऊ में सबसे बड़ा सियासी मंच सजाया है। अलग अलग सियासी दल के दिग्गज नेता सबसे बड़े मुद्दों पर सबसे बड़ी चर्चा करेंगे। न्यूज 18 के मंच से होगा एजेंडा यूपी। लखनऊ में न्यूज 18 पर सजेगा सबसे बड़ा सियासी मंच, एजेंडा यूपी। इस मंच से सियासत के तमाम दिग्गज 2022 के महासंग्राम के लिए अपनी अपनी ताल ठोकेंगे और अपनी अपनी बात रखेंगे। यूपी के महासमर में इन मुद्दों पर रहेगा सबका ध्यान। क्या कुछ बनेगा निर्णायक? यूपी के सियासी दिग्गज करेंगे सबसे बड़े मुद्दों पर सबसे बड़ी चर्चा। सीएम योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, सतीश चंद्र मिश्रा, अनुराग ठाकुर, मनोज तिवारी, राकेश टिकैत समेत तमाम दिग्गज एजेंडा यूपी के मंच से वार पलटवार भी करेंगे और सियासी प्रहार भी। स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून व्यवस्था, बिजली पानी, बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दों पर सबसे बड़ी सियासी बहस की तैयारी। एजेंडा यूपी के मंच से पता चलेगा यूपी के दंगल में कौन कितने दूर कितने पास। चाचा भतीजा साथ, क्या बनेगी बात? टिकैत बताएंगे क्या उनको टकराव पसंद है? किसान नीति करेंगे या राजनीति? सीएम योगी का बरकरार रहेगा जलवा, क्या 2022 में भी होगा भगवा? एजेंडा यूपी में 9 जनवरी दोपहर 2 बजे से सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। लखनऊ से लेकर देहरादून तक राजनीतिक प्रशासनिक हलचल बढ़ गई है और इसी बीच कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने वीआरएस यानी कि ऐच्छिक सेवा निवृत्ति के लिए आवेदन किया और इसे लेकर उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट भी लिखी है जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि मुख्यमंत्री योगी ने उन्हें बीजेपी में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है और इसके बाद उनके विधानसभा चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। उधर देवरिया जिले में एसओजी और स्थानीय पुलिस ने अंतर्राज्यीय बदमाशों की गैंग का खुलासा किया।
8 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इन बदमाशों के पास से लूटी हुई बाइक, कैश और 2 तमंचे बरामद किए गए। एसओजी टीम को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि नहर के पास 4 लुटेरे लूट की वारदात को अंजाम देने में जुटे हैं। इस सूचना पर एसओजी और बघौच घाट पुलिस ने घेराबंदी की, चारों बदमाशों को अरेस्ट किया। एसओजी और थाना बघौच घाट की पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय लुटेरों के गिरोह का पर्दाफाश किया है और इस पर्दाफाश में प्रमुखतः 2 मुकदमे जो थाना भटनी और बघौच घाट में लूट के लिखे गए थे, उससे संबंधित मोटरसाइकिल, उससे संबंधित मोबाइल्स, पैसे बरामद हुए हैं तथा जिस असलहे का इन्होंने प्रयोग किया था वह असलहा बरामद हुआ है। जो मोटरसाइकिलें लूटी गई थी, दोनों मोटरसाइकिलें बरामद हो गई हैं। इसके अलावा जो मोटरसाइकिलें प्रयुक्त हुई थी घटना में, वो मोटरसाइकिल भी बरामद हो गई है। इन अभियुक्तों द्वारा विजयीपुर में भी एक घटना इसके पहले की गई है और इस संबंध में उनके अधिकारियों को भी बताया गया है ताकि इनका उसमें भी रिमांड बनवाएं। और अब खबर फतेहपुर से, जहां पर 2 अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की जान चली गई। पहला हादसा हुआ खागा कोतवाली के महिचा मंदिर के पास, जिसमें बेकाबू डीसीएम ने 4 लोगों को रौंद दिया। 3 लोगों की इस हादसे में जान चली गई। दूसरा हादसा हथगाम थाना क्षेत्र के लाल के पुरवा के पास हुआ है। बाइक सवार 2 युवकों को एक कार ने टक्कर मारी। घायल युवकों को कानपुर रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। और सियासी सरगर्मी के बाद अब आपको लिए चलते हैं वादियों के ठंडक भरे माहौल में, जहां पर सैलानी बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जम्मू कश्मीर के राजौरी की तस्वीरें हैं। प्रकृति ने सफेद चादर से वादियों को ढक दिया है। तस्वीरें आप भी देख सकते हैं। जो सैलानी यहाँ पहुंचे हैं वो भी इस बदले हुए मौसम का आनंद ले रहे हैं, स्नोफॉल का मजा ले रहे हैं। यहाँ राजौरी के ऊपर वाली साइड पे, नाम बकोरी वाली साइड बोल रहे थे, तो हम यहाँ पे आए और देख रहे थे यहाँ बहुत बर्फबारी, स्नोफॉल बहुत अच्छी ज़्यादा हो रही है, तो हम एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। हम यहाँ पे जीएमसी में काम करते हैं और हम यहाँ पे घूमने के लिए आए थे अपने फ्रेंड्स के साथ। हमने सुना था कि यहाँ पे थोड़ी देर में स्नोफॉल होगी और हमने यहाँ पे कांटेक्ट किया था। यहाँ पे देखिए आप कितना अच्छा व्यू है, हर जगह कितना अच्छा स्नो ही स्नो है हर जगह। मैं चाहूँगा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आके विजिट करें। हाँ, हम राजौरी जब से आए हैं तब से फर्स्ट टाइम यहीं पे स्नोफॉल देखने आए हैं। तो इससे पहले तो पत्नीटॉप, हिमाचल वहाँ देखी है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम। इधर टाइगर रिजर्व के भीतर तैयार हुई देश की पहली टाइगर सफारी की विधिवत शुरुआत हो चुकी है और अगले 2 हफ्तों में टाइगर सफारी में सैलानियों की एंट्री भी खोल दी जाएगी, उन्हें परमिशन मिल जाएगी। टाइगर सफारी का लोकार्पण करते हुए वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि पाखरो टाइगर सफारी देश की पहली ऐसी सफारी है जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के भीतर बनकर तैयार हुई है। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में टाइगर सफारी देश विदेश में अपनी अलग पहचान बनाने वाली है। आज पाखरो टाइगर सफारी का भी लोकार्पण किया गया है और ये मैं सोचता हूँ आज हमने कोटद्वार की जनता को, पौड़ी की जनता को, उत्तराखंड और देश की जनता को पाखरो टाइगर सफारी के रूप में एक ऐतिहासिक कदम आज हमने पूरे देश के अंदर और पूरे उत्तराखंड में उठाया है। इससे निश्चित रूप से कोटद्वार का बहुत तरक्की होगी। लाख टके की बात में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।